नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है BA 5th सेम पॉलिटिकल साइंस का यूनिट सेकंड। क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल रिलेशन, ऑप्शन 2 बुक का है ये। बीए के अंदर दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एक कंपैरेटिव, एक इंटरनेशनल, IR। तो ये IR का है, यूनिट सेकंड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर 100% जरूर पूछा जाता है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, मैं आपको इसकी PDF फाइल भी दे सकता हूँ। आपको बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है तो मैं आपको इसकी PDF फाइल भेज दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या करें, यानी आलोचना सहित। जो भी है आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम हो, कोई भी क्वेश्चन आए एक ही आंसर देना है ये। तो क्या है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में कई दृष्टिकोण अथवा उपागमों का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विषय में अनेक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। दृष्टिकोण संबंधी इस विभिन्नता का प्रमुख कारण रहा है अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता के बारे में विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को प्राथमिकता देना। अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को कुछ विद्वान आदर्शवादी दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ विद्वान यथार्थवादी दृष्टिकोण से और कुछ अन्य दृष्टिकोण से देखते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के इन दृष्टिकोण में आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रमुख दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। ये एक प्रमुख दृष्टिकोण है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, रिलेटेड है। और जो आदर्शवादी दृष्टिकोण वो शक्ति की राजनीति को पूरी तरह अनैतिक, अनुचित ठहराता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को युद्ध, हिंसा, शक्ति, तानाशाही, दबाव, असमानता, अन्याय से मुक्त रखने पर बल देता है। यह दृष्टिकोण आदर्श विषय बनाने हेतु नैतिक साधन अपनाने पर बल देता है। इस दृष्टिकोण में न केवल यह विश्वास किया जाता है कि राज्य पारस्परिक संबंधों में नैतिक साधन अपनाते हुए अपना विकास कर सकते हैं, बल्कि विश्व में जारी युद्ध, हिंसा, दमन व शक्ति को समाप्त कर सुखी और संपन्न विश्व का निर्माण कर सकते हैं। अगला पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि आदर्शवादी दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि शिक्षा के माध्यम से वर्तमान समय में जारी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निवारण किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वान इन प्रश्नों पर विचार करते रहे हैं कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, युद्धों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कमजोर राष्ट्रों को शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले शोषण से कैसे बचाया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है दोस्तों। नंबर 1 कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा और परोपकारी है। सेकंड, मनुष्य को बुरा वातावरण और संस्थाएं बनाती हैं। थर्ड, सभी मनुष्य मानव कल्याण और सभ्यता का विकास करना चाहते हैं। फोर्थ है युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकृत रूप है। फिफ्थ, युद्ध के समाप्त किया जा सकता है, युद्ध को समाप्त किया जा सकता है और होना भी चाहिए। छठा है
युद्ध की समाप्ति के लिए विश्व स्तरीय प्रयत्न किए जाने चाहिए। अगले पार्ट में हम लिखेंगे कि आदर्शवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को साध्य नहीं बल्कि एक ऐसे साधन के रूप में स्वीकार करते हैं जिसका उद्देश्य न्याय कायम करना है। ये इस बात पर बल देते हैं कि जिस प्रकार राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना और जन कल्याण की वृद्धि करना है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उद्देश्य इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन और शोध में इसी दृष्टिकोण की प्रधानता रही। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक यह मान्यता प्रचलित रही कि एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन से जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल किया जा सकता है और शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था को कायम किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक महात्मा गांधी, रसेल, वुडरो विल्सन, रिचर्ड कोबडन, मार्गरेट मेड आदि विचारक हैं। अब जो आदर्शवाद की आलोचना की गई है दोस्तों, उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहली आलोचना है कि एक आदर्शवादी विश्व व्यवस्था तब ही कायम हो सकती है जब उग्र सैनिक और हिंसक शक्तियों का पूरी तरह दमन हो जाए, किंतु ये शक्तियां आज भी प्रबल है, यानी विराजमान है। सेकंड आलोचना कि आदर्शवादी दृष्टिकोण द्वारा समर्पित विश्व व्यवस्था तब ही कायम हो सकती है जब सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में बल और सैनिक शक्ति के प्रयोग को छोड़ दें और इसके स्थान पर नैतिक साधनों का सहारा ले, परंतु यह एक सुखद कल्पना ही हो सकती है क्योंकि आज भी राज्य बल और सैनिक शक्ति का सहारा ले रहे हैं। तीसरी आलोचना की गई है कि इस दृष्टिकोण के अनुरूप राज्यों से नैतिक सिद्धांतों के पालन की आशा करना एक सपने की तरह है क्योंकि कोई भी राज्य व्यक्तिगत स्वार्थों का परित्याग नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अंत में हम कहेंगे कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह दृष्टिकोण सफल नहीं हो पाया। इसके कई कारण थे। पहला कि राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं कभी भी विश्व बंधुत्व की भावना का प्रतीक नहीं बन पाई, जिससे कि सभी जनता के दिलों में प्रेम की भावना का संचार हो पाता। एक आदर्श विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा कि राष्ट्रीय संघ शक्तिशाली राज्यों के बीच सहयोग का एक उपाय मात्र ही बना रहा और शक्तिशाली देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लगे रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ का श्वेत भवन उसकी समाधि स्थल बन गया। तीसरा है इसका आखिरी कि राष्ट्रसंघ की व्यवस्था के अंतर्गत छोटे व गरीब देशों का ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों पर से विश्वास उठ गया। इन देशों को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये शक्तियां अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगी हुई है। तो राष्ट्रसंघ की असफलता से यह सिद्ध हो गया था कि नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों को अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन नहीं हो सकता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थ को समझने के लिए शक्ति, युद्ध, हिंसा के तत्वों की ओर पर्याप्त ध्यान देना जरूरी है और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल तत्वों की उपेक्षा करने के कारण आदर्शवादी दृष्टिकोण सफल नहीं हो सका। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चनों की वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। ये तीसरी वीडियो है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भेज सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।